देखो बच्चों, अपने जो लेसन था वो समाजवाद का चल रहा था और आपने समाजवाद का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, समाजवाद के लक्षण हैं, ये पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब आज है आपके समाजवाद के प्रमुख तत्व। समाजवाद के प्रमुख तत्व या समाजवाद के प्रमुख घटक। समाजवाद समाज को क्या मानता है? देखो, समाज के बारे में समाजवाद की क्या विचारधारा है। देखो, समाजवाद समाज को एक ऐसा तत्व मानता है जिसका धीरे धीरे विकास होना चाहिए। उसका आगे समाज के बारे में मानना है कि जिसे विकास की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें? समाज में। अर्थात समाजवाद समाज को एक विकास का परिणाम मानता है, साथ में ये भी मानता है कि समाज जो है विकास के द्वारा अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता भी रखता है। समाजवाद के जो प्रमुख घटक है उनके बारे में देखें, इसके प्रमुख तत्वों के बारे में देखें तो प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। इन तत्वों में पहला आपके सहयोग की भावना पर आधारित है। अर्थात समाजवाद जो है आपके सहयोग की भावना पर आधारित है। यह सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। समाजवाद के सभी वर्गों के मध्य सहयोग से विकास करना चाहता है। समाजवाद चाहता है कि समाज के सभी वर्गों में सहयोग रहे और उस सभी वर्गों के सहयोग से विकास होना चाहिए। समाजवाद केवल श्रमिक जो वर्ग है उसके हितों की बात नहीं करता। वो केवल उस श्रमिक वर्ग के हितों को बढ़ावा नहीं देना चाहता, अपितु सभी वर्गों का हितकारी है, सभी वर्गों का हित चाहता है समाजवाद। उच्च आदर्शों और नैतिकता की अपील से जनता के बड़े भाग को समाजवादी व्यवस्था में सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसा जो है समाजवाद का मानना है। दूसरा इसका जो घटक है, तत्व है, वो है आर्थिक समानता का पक्षधर है। अर्थात समाजवाद आर्थिक समानता पर बल देता है, यह आर्थिक समानता का पक्षधर है। इसके अनुसार, समाजवाद के अनुसार धनवानों की आय पर कर लगाना चाहिए। धनवानों की आय पर क्या किया जाना चाहिए? कर लगाना चाहिए। और कर से प्राप्त राशि का उपयोग निर्धनों के हित में किया जाना चाहिए। और आर्थिक समानता की स्थापना के लिए काले धन के संग्रह को तुरंत रोका जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिए। तो काले धन पर यह नियंत्रण लगाने की बात करता है और आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए पूंजीपतियों की पूंजी को सीमित करना चाहता है, उस पर कर लगाना चाहता है। फिर आपकी आर्थिक प्रगति पर बल देता है। समाजवाद का अगला जो घटक है, तत्व है, वो आर्थिक प्रगति पर बल देना। तो देखो, आपके समाजवाद का मानना है कि आर्थिक विकास के लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, यानी योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाना चाहिए। जैसे भारत ने नियोजन की पद्धति अपना करके अपना विकास किया है, उसी पद्धति पर समाजवादी बल देते हैं। और उनका ये भी मानना है समाजवादियों का कि कृषि भूमि पर जोतने वाले का अधिकार होना चाहिए। कृषि भूमि पर जमींदारों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि कृषि को जोतने वाला है, जो कृषि करता है जिस भूमि पर, उस कृषक का ही उस भूमि पर अधिकार होना चाहिए। फिर है राष्ट्रीयकरण की नीति। राष्ट्रीयकरण का अर्थ मैंने बताया था कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राष्ट्र का, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, या राष्ट्र की या सरकार के नियंत्रण में जो है उत्पादन किया जाता है, तो उसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। देखो, आपके उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, अर्थात निजी क्षेत्र में नहीं रखा जाना चाहिए, इनको सरकार के अधीन कर लिया जाना चाहिए। इस बात पर समाजवादी बल देते हैं। साथ में उनका ये मानना है कि उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभावी नियंत्रण होगा और इससे आपके प्रभावी नियंत्रण होने से राज्य की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही जो है आपके समाजवादी निजी उद्योगों का राज्य द्वारा निर्देशन के अधीन संचालन करना चाहते हैं। अर्थात उनका मानना है कि निजी उद्योग राज्य के निर्देशों के अनुसार संचालित हो, निर्देशन में संचालित हो, जिससे उनका संचालन सामाजिक हित में किया जाएगा। किनका संचालन किया जाएगा सामाजिक हित में? निजी उद्योगों का। तो इस प्रकार वो सामाजिक हित चाहते हैं और बड़े उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। सामाजिक हित की भावना से प्रेरित
देखो आपके समाजवादी सामाजिक हित की भावना से प्रेरित है, वो समाज का हित चाहते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार समाजवादी रोजगार, उचित पारिश्रमिक व अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा समाजवादियों का मानना है। साथ ही जो है राज्य के द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सके, सुखी जीवन जी सके, ऐसा जो है आपके समाजवादियों का मानना है। इस प्रकार समाजवादी सामाजिक हित की भावना की बात करते हैं, सामाजिक हित की बात करते हैं। फिर अगला है वैधानिक साधनों में विश्वास, अर्थात समाजवाद का विश्वास वैधानिक साधनों में है। वैधानिक विधि संगत न्याय संगत जो साधन होते हैं उन्हें हम वैधानिक साधन कहते हैं। देखो आपके समाजवाद वैधानिक साधनों जैसे कि आपके विचार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण है, मंच है, साहित्य प्रकाशन है, वह अन्य प्रचार के जो साधन है जो वैधानिक है, विधि संगत है, उनके द्वारा समाजवाद का प्रचार करना चाहते हैं, समाजवाद का विस्तार करना चाहते हैं। समाजवाद वैधानिक साधनों से ही सत्ता प्राप्त करने में विश्वास रखता है। ये क्रांति है या जो आपके विद्रोह है या आपके हिंसा है, ऐसे साधनों से सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहता, बल्कि अपना प्रचार प्रसार करके फिर जो है सत्ता प्राप्त करना चाहता है। अब अगला जो बिंदु है आपके वो है समाजवाद के गुण। समाजवाद के कौन कौन से गुण है, जिन गुणों के कारण समाजवाद जो है आपके विश्व की एक प्रमुख विचारधारा के रूप में उभरा और तेजी से विश्व में फैला। तो देखो आपके समाजवाद के अनेक ऐसे गुण हैं जिनके कारण समाजवाद जो आपके सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा हो गई, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा बन गई। ये गुण निम्नलिखित है आपके। पहला है यह व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखता है, यानी किसी एक वर्ग के हितों पर ध्यान नहीं देता बल्कि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखता है, समाज के हितों का ध्यान रखता है। दूसरी बात देखो आपके कि ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के दोषों से अपने आप को दूर रखना चाहता है। पूंजीवाद क्या करता है, आपके शोषण को जन्म देता है और साम्यवाद आपके हिंसा और संघर्ष को जन्म देता है। तो इसमें ये जो दोष है, उन दोषों से जो आपके समाजवाद ने अपने आप को दूर रखा है और दोनों के गुणों को अपनाया है समाजवाद ने। पूंजीवाद और साम्यवाद के गुणों को जो है आपके समाजवाद ने अपनाया है। तीसरा जो आपके समाजवाद का गुण है वो है कि समाजवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास रखता है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास रखता है। पूर्ण विकास यानी चहुमुखी विकास, हर प्रकार का विकास हो, इस बात में विश्वास करता है और इसी दृष्टि से वह व्यक्ति को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान करने पर बल देता है। चौथा इसका गुण है कि यह निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता, जबकि आपके साम्यवाद क्या चाहता है, निजी संपत्ति की समाप्ति करना चाहता है। जबकि समाजवाद निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करना चाहता बल्कि निजी संपत्ति को सीमित करने पर बल देता है कि निजी संपत्ति सीमित की जानी चाहिए। पांचवा इसका गुण है कि यह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण। कौन सी सत्ता, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि सत्ता की जो शक्तियां हैं वो एक वर्ग में न होकर के प्रत्येक व्यक्ति वर्ग समूह तक पहुंचनी चाहिए, प्रत्येक वर्ग समूह और व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब आर्थिक संसाधन कुछ लोगों तक ही या कुछ वर्गों में सीमित नहीं होने चाहिए। राजनीतिक शक्तियां, शासन शक्तियां कुछ वर्गों में सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति का इन शक्तियों पर अधिकार होना चाहिए, इस बात पर बल देता है। छठा इसका जो आपके गुण है वो सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। अर्थात समाजवाद चाहता है कि सत्ता पर जो सरकार है वो जनता द्वारा निर्वाचित जो संसद होती है उसके प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था की बात करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर आपके समाजवाद समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर भी बल देता है, या सामाजिक स्थापना में सहायक है। तो समाजवाद का सातवां जो गुण है वो क्या हो गया कि ये समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक है। अगर समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो समाजवाद सब में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता चाहता है। इस आधार पर यह समाज में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें जो समानता पर आधारित हो। तो ये थे आपके समाजवाद के गुण। फिर है समाजवाद के दोष। तो देखो आपके कोई राजनीतिक व्यवस्थाओं में कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है, राजनीतिक विचारधाराओं में जिसमें दोष नहीं हो, यानी
राजनीतिक जो विचारक होते हैं, कुछ विचारक किसी विचारधारा का समर्थन करते हैं, उस विचारधारा पर अपने विचार भी रखते हैं, तो कुछ विचारक ऐसे भी होते हैं जो उस विचारधारा की कमजोरियां या दोषों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनके दोष सामने रखते हैं। तो समाजवाद को वैसे सबसे उपयोगी और जो आपके व्यवहारिक विचारधारा माना जाता है या बताया जाता है। तो दूसरी ओर इसके जो आलोचक है वो इसकी कमियों को भी उजागर करते हैं। इसके जो प्रमुख दोष है वो निम्नलिखित है, निम्नलिखित बताए जा सकते हैं या निम्न प्रकार से है। देखो इसमें पहला जो दोष है इसका यह है कि कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। आलोचकों का मानना है कि समाजवाद कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। आलोचकों ने आगे लिखा है इसकी आलोचना करते हुए कि इसमें अस्पष्टता और अनिश्चितता है, कि ये स्पष्ट भी नहीं है और निश्चित भी नहीं है। उदाहरण के लिए जो आपके कुछ समाजवादी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं, आपने पीछे पढ़ा कि कुछ समाजवादी ये कहते हैं कि बैंकों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तो कुछ अन्य समाजवादी जो है आपके सामाजिकरण पर बल देते हैं। पीछे उदारवाद के लक्षणों में पढ़ा आपने ये बात है। तो समाजीकरण पर तो कुछ राष्ट्रीयकरण चाहते हैं तो कुछ समाजीकरण। इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीयकरण किया जाए या समाजीकरण किया जाए, क्या किया जाए, तो ये अनिश्चित हो गई, अस्पष्ट विचारधारा हो गई। निजी संपत्ति पर किस सीमा तक नियंत्रण? समाजवाद निजी संपत्ति पर नियंत्रण की बात तो करता है, लेकिन किस सीमा तक नियंत्रण किया जाए, इस संबंध में भी सभी समाजवादियों में मतभेद है। एक मत नहीं है, सभी में क्या पाया जाता है, मतभेद पाया जाता है। इससे ये भी निर्धारित नहीं हो पाता है, इस बात की भी निश्चितता नहीं हो पाती है कि किस सीमा तक जो है निजी संपत्ति पर नियंत्रण किया जाए। तो ये भी जो आपकी निश्चितता नहीं हो पा रही है इससे। तो ये जो आपके अनिश्चित और अस्पष्ट विचारधारा कहकर के भी इसकी आलोचना की गई है। दूसरा आपके एक दूसरे के विरोधी तत्वों को स्थान दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि समाजवाद एक विरोधाभासी विचारधारा है, एक विरोधाभासी विचारधारा है। कैसे है? देखो, लोकतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास करता है। लोकतंत्र किसमें विश्वास करता है? स्वतंत्रता में। जबकि समाजवाद नियंत्रण की व्यवस्था में विश्वास करता है। समाजवाद नियंत्रण की बात करता है, उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और आपके निजी जो क्षेत्र है उसको नियंत्रित किया जाए, निर्देशन रखा जाए, संपत्ति पर नियंत्रण रखा जाए। तो ऐसे जो है आपके नियंत्रण की व्यवस्था पर बल देता है। इस प्रकार लोकतंत्र और समाजवाद विरोधी हो गए। लोकतंत्र स्वतंत्रता की बात करता है, समाजवाद नियंत्रण की बात करता है, तो ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं हो गई। और विरोधी विचारधाराएं होने के कारण समाजवादियों की विचारधारा में भी क्या पाया जाता है? विरोधाभास पाया जाता है। तो आलोचक जो है इसकी आलोचना इस आधार पर भी करते हैं कि समाजवादी विचारधारा विरोधाभासी है। तीसरा है प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध। देखो, समाजवाद समानता की धारणा पर आधारित है। ये समाज में समानता स्थापित करना चाहता है और समानता पर ही बल देता है। लेकिन अगर आलोचकों का मानना है या कहना है कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य में काफी असमानताएं होती है, वो रंग से, रूप से, शक्ति से, बल से, बुद्धि से, विवेक से, योग्यता से, परिश्रम से, सबसे जो है आपके क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति असमान होता है। ऐसे में समानता की स्थापना करने की बात को आलोचक अव्यवहारिक मानते हैं। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में समानता की स्थापना की बात अव्यवहारिक लगती है। फिर है आपके चौथी आलोचना है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। तो देखो, आपके समाजवाद राज्य को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करना चाहता है, अधिक कार्य देना चाहता है। जब राज्य की शक्तियां बढ़ती है तो निश्चित है कि उन शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही द्वारा किया जाता है और नौकरशाही से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार सब आलोचकों का कहना है कि समाजवाद जो है आपके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। फिर पांचवा है उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान। आलोचकों का यह भी मानना है कि समाजवादी व्यवस्था से उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि समाजवाद में उत्पादन पर राज्य का अधिकार स्थापित होता है और राज्य के नियंत्रण में ही उत्पादन किया जाता है। इसलिए उपभोक्ताओं को राज्य द्वारा निर्मित कुछ उत्पादित वस्तुओं से ही जो है आपकी अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। अर्थात राज्य के नियंत्रण में जो कुछ उत्पादन होता है उसी से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। इससे उपभोक्ताओं की संप्रभुता जो है समाप्त हो जाती है और उनके हितों को नुकसान होता है। तो ये आपके समाजवाद के दोष थे। अब ये समाजवाद का जो लेसन है आपका कंप्लीट हो गया है।
इसको याद करना है आपको और पढ़ना है, देखना है।